हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। और स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है 26 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। और 26 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया गया है। क्या है स्टूडेंट? अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया है स्टूडेंट? 26 जून को मनाया गया है। ये हर साल 26 जून को ही मनाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब बात तो मैंने आपको बता दी कि 26 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि नशा निरोधक दिवस का अर्थ क्या होता है? तो स्टूडेंट, जो नशीली दवाइयों का दुरुपयोग है और उनकी तस्करी के खिलाफ क्या करते हैं, इस दिन को मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड ड्रग डे को मनाते हैं। विश्व ड्रग डे के नाम से इसको मनाया जाता है। जो नशीली दवाइयों का हम दुरुपयोग करवा होता है और उनका तस्करी करा जाता है उनके खिलाफ, और इस बार से मतलब उन लोगों को जागरूक करा जाता है कि ये चीज़ें जो होती हैं वो गलत होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं, इसको 26 जून को तो मनाया गया, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी स्टूडेंट? तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 जून 1989 से हुई थी, यानी कि 26 जून 1989 से हुई थी, जब यूएनओ के द्वारा इसके प्रस्ताव को पारित किया गया था, यानी कि यूएनओ को प्रस्ताव के तहत इसको पारित किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको ये तो बताया कि 26 जून को मनाया गया, लेकिन 26 जून सन 2022 की थीम क्या रखी गई है इसकी, नशा निरोधक दिवस की? तो इसकी जो थीम रखी गई है वो स्टूडेंट ये रखी गई है कि मानव स्वास्थ्य और मानवीय संकटों के तहत जितने भी कार्य होते हैं, यानी कि जो मानव स्वास्थ्य है और मानव संकटों हैं उनके मादक द्रव्यों के सामने की चुनौतियों का समाधान करना। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट, जो इस टाइम पे मनुष्य स्वास्थ्य से घिरा हुआ है और संकटों से घिरा हुआ है, उसमें जो ये नशीली दवाइयाँ, ये मादक द्रव्य हैं, उनकी चुनौतियों से उसका समाधान करना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस साल की थीम कह सकते हैं, ये विषय है इसका सन 2022 का। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट क्वेश्चन में, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में जब एग्जामिनर अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन में थीम पूछ सकता है, उसकी डेट भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर बढ़ते हैं हम अपने। और स्टूडेंट, कल मैंने आपको बताया था 25 जून में क्या मनाया गया था, मल्ला दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि सेकंड की, कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। नीति आयोग के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं स्टूडेंट? परमेश्वर अय्यर बने हैं। कौन बने? परमेश्वर अय्यर बने हैं इस साल। ठीक है, और इसके पूर्व कौन थे स्टूडेंट? इससे जो पूर्व थे वो थे अमिताभ कांत। स्टूडेंट, पूर्व भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन में मैंने नोटिस किया है कि पूर्व पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नए तो पूछे ही जाते हैं अधिकतर कि कौन नया बना है, लेकिन जो पहले भी रह चुके हैं उनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो जो नए बने हैं वो परमेश्वर अय्यर, और जो पूर्व थे वो अमिताभ कांत थे। ठीक है, इन्होंने 30 जून को रिजाइन किया है। ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था 30 जून को, और अब जो नए बने हैं वो है परमेश्वर अय्यर बने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या, ये जो परमेश्वर अय्यर हैं वो कौन है स्टूडेंट? तो ये आईएएस कैडर के अधिकारी रह चुके हैं पूर्व उत्तर प्रदेश की, यानी कि ये पूर्व, यानी कि उत्तर प्रदेश में पूर्व क्या है, आईएएस कैडर के अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीति आयोग क्या है स्टूडेंट। तो नीति आयोग जो है वो भारत का जो एक संगठन होता है, जो भारत का संगठन परिवर्तन संगठन होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना स्टूडेंट, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, डेट याद रखना स्टूडेंट, इसकी कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी सन 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि थर्ड की। तो थर्ड है हमारा क्वेश्चन है, सिंगापुर की राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यानी कि वो कौन से तैराकी हैं जिसने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन है? श्रीहर नटराज हैं, श्रीहर नटराज और अनिश गौड़ ने इसको जीता है। और कितनी कितनी मीटर की इन्होंने रेस की है तैराकी में स्टूडेंट? तो 50 मीटर में इन्होंने 25.69 सेकंड में इन्होंने रेस कंप्लीट की है अपनी, और इन्होंने जो 200 मीटर की है वो 1.52.47 सेकंड में इन्होंने पूरी की है, और इन्हीं रेस के मुताबिक इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है स्टूडेंट। और ये जो खेल हुआ था, यानी कि सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी, वो कहाँ हुआ था? तो ये सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है हलीमा याकूब जी। अब बात कर लेते हैं
फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, तो फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है। यानी कि जो हमारी भारतीय नौसेना है उसने कहा सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है, तो कहाँ किया है स्टूडेंट, उड़ीसा में किया है। कहाँ पर किया है, उड़ीसा में किया है। उड़ीसा के चांदीपुर के तट पर इसको किया गया है, इसका सफल परीक्षण। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है स्टूडेंट, इसका पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू मिसाइल, एयर मिसाइल। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट की इसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, तो इसकी क्षमता है स्टूडेंट 25 किलोमीटर से ये 30 किलोमीटर तक ये बार कर सकती है। और ऊंचाई की बात करें तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये बार कर सकती है। अब ये तो हुई इसकी क्षमता के बारे में बात, तो इसका यूजिंग क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका यूजिंग जो है वो समुद्री खतरों और वायु खतरों से निपटने का, यानी कि जो समुद्री खतरों में प्रॉब्लम होती है, ये समुद्री में अगर कोई चीज अटैक कर देती है तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम इसके द्वारा, मतलब कि इसको बचा सकते हैं। तो क्या है, हवाई खतरों से निपटने में, समुद्री खतरों और हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया स्टूडेंट इसकी क्षमता क्या है, इसका नाम क्या है। इसे लॉन्च किसने किया है, किसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, तो इसका परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। क्या है, डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्टूडेंट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो स्टूडेंट इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और जो इसके चेयरपर्सन हैं वो कौन है, जी सतीश रेड्डी जी हैं, जी सतीश रेड्डी जी। और स्टूडेंट बहुत से एग्जामिनेशन में इसका मोटो पूछ लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसका जो मोटो है वो है वलस्य मूल्य विज्ञानम। ये एक संस्कृत का वर्ड है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इसका जो इंग्लिश का वर्ड है वो है स्ट्रेंड ऑरिजिन इज इन साइंस। क्या है, स्ट्रेंड ऑरिजिन इज इन साइंस, ये इसका इंग्लिश का वर्ड है। और इसका जो संस्कृत का वर्ड है वो क्या है, वलस्य मूल्य विज्ञानम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले स्टूडेंट मैं बता देती हूँ उड़ीसा। उड़ीसा का जिक्र है तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, वो है कि नवीन पटनायक जी। और जो गवर्नर है वो कौन है, गणेशी लाल है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कितने अरब डॉलर की कमी आई है, कितने अरब डॉलर की कमी आई है। भारत का विदेशी मुद्रा, यानी विदेशी मुद्रा की बात करूं स्टूडेंट, जो हम अपना सामान किसी देश में भेजते हैं तो वहां से जो मुद्रा आती है वो उसी के रूप में आती है, यानी कि उसी देश की मुद्रा के रूप में आती है। तो विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे यहाँ कितना है उसको यहाँ पर मेजर आउट करा जा रहा है। तो इसमें कहा गया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी अरब की कमी आई है। अगर कमी आई है तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जो हमारा यहाँ से माल भेजा जाता है वो कम भेजा जा रहा है ना। अब बात कर लेते हैं तो कितने की कमी आई, तो 55.87 अरब डॉलर की कमी आई है। और स्टूडेंट मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आपको बताया भी था, शायद इससे पहले, देखो 10 जून में क्या रहा था। अब जो कमी आई है वो 50.87 अरब डॉलर के साथ में जो कमी आई है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 590, यानी कि 590.588 अरब डॉलर हो गई है। कितनी कमी के साथ में, 5.87 अरब डॉलर की कमी के साथ में ये इतनी हो गई है, 590.588 अरब डॉलर हो गई है। ठीक है, और जो 10 जून में मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट, वो कितनी हो गई थी, 10 जून में थी 59, यानी कि 596.458 थी। कितनी थी, 596.458 थी। कब थी, 10 जून में थी। यानी कि अब भी कितने की कमी आ गई, अब आ गई है 5.87 अरब डॉलर की इसमें कमी आ गई है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 6, कहाँ आम महोत्सव मनाया जाएगा, यानी कि वो कौन सा राज्य है जहां आम महोत्सव मनाया जाएगा। तो वो कौन सा राज्य है स्टूडेंट, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में क्या जाएगा, आम महोत्सव को मनाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसको कहाँ पर मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवध शिल्पा गांव में इसको मनाया जा रहा है। और 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक इसको मनाया जाएगा। इसमें कम से कम स्टूडेंट 1000 आमों की किस्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ के जो सीएम है यानी कि योगी आदित्यनाथ जी इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट,
तो बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की 7th की कि चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग कहाँ की यात्रा पर जाएंगे। यानी कि जो चीन के प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग वो कहाँ की यात्रा पर जाएंगे। तो कहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट, हांगकांग की यात्रा पर जाएंगे। हांगकांग की यात्रा पर तो जाएंगे, लेकिन इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है हांगकांग शहर को चीन को सौंपे जाने की 25वीं वर्षगांठ पर मद्देनजर पर ये जा रहे हैं। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, जो हांगकांग शहर को चीन को सौंपे जाने की 25वीं वर्षगांठ पर इसको जा रहे हैं। और आपको एक बात बता दो स्टूडेंट, जब से कोरोना काल हुआ यानी कि सन 2020 से शी जिनपिंग कहीं के दौरे पर नहीं गई। ये इनका फर्स्ट दौरा है कोरोना काल के बाद का। अब बात कर लेते हैं चीन की, तो चीन के पीएम आपको पता ही चली गए, यानी कि कौन है, शी जिनपिंग है। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, रेनमिनबी है। ठीक है स्टूडेंट, और चीन की जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 8th की, कहाँ G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यानी कि वो कौन सा राज्य है जहां पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो ये G20 होता है इसमें 20 देश होते हैं। 20 देश में एक खुद देश वही होता है जहां पर इसको आयोजित किया जाता है। तो 19 देश मिलकर वहां पर बैठक की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कहाँ किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या किया जाएगा, G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि 20 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भाग लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब आप समझ सकते हो, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वहां पर ये सब लोग भाग लेंगे। अब स्टूडेंट बात ये हो रही कि जम्मू कश्मीर में ही क्यों, तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा यह है स्टूडेंट कि इसमें ये बैठक होगी और इसमें ये बातें रखी जाएंगी कि जो जम्मू कश्मीर है वो मुख्य धारा से जो है रूप से वो भारत का हिस्सा हो चुका है, यानी कि वो उसका हिस्सा है। लोकतांत्रिक रूप से उस पर संविधान भी लागू होता है, क्योंकि बहुत से देशों के मन में अभी भी यही कहानी है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है या नहीं। इसलिए G20 ये शिखर सम्मेलन होगा और इस मुद्दे पर लेकर इसको बात होगी। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ पर होगी, जम्मू कश्मीर। और स्टूडेंट कल ही मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर की जो चिनाब नदी उसके ऊपर सबसे बड़ा रेलवे पुल बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, कल ही मैंने आपको बताया था। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, श्रीनगर है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है स्टूडेंट, मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 9th की। तो 9th है कि किस महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान ने संन्यास ले लिया है। यानी कि वो कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है जिन्होंने संन्यास ले लिया, तो वो कौन है स्टूडेंट, रुमेली धर है। कौन है, रुमेली धर है। इन्होंने क्या लिया है, अब अपनी पूर्व कप्तानी से इन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो ये कितने एज में लिया इन्होंने, 38 ईयर में, यानी कि 38 ईयर की हैं। और भारत के लिए उन्होंने 78 वनडे मैच खेले हैं और 18 जो है T20 मैच खेले हैं इन्होंने। किसने, रुमेली धर ने। स्टूडेंट नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। अभी मैंने आपको काफी लोगों के नाम बताए थे जो संन्यास ले गए थे। बांग्लादेश के भी एक खिलाड़ी थे और पाकिस्तान के भी एक खिलाड़ी थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। और अब ये कौन है, ये भारतीय पूर्व कप्तान है जिन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया, यानी कि रुमेली धर ने ले लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की कि किस राज्य में एक दशक बाद राज्य के पक्षी सारस का कुनबा बढ़ा है। यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसमें एक दशक के बाद में राज्य के पक्षी सारस का कुनबा बढ़ा है। तो वो कौन सा राज्य है स्टूडेंट, वो है यूपी। कौन सा है स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश, यूपी। यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट बढ़ा है, 57% क्या हुआ है, राष्ट्रीय पक्षी जो सारस है उसका कुनबा बढ़ चुका है, यानी कि जो इनका समुदाय है वो बढ़ गया है। कितना प्रतिशत, 57%। और स्टूडेंट अब जो मिले हैं वो कितने सारस हो चुके हैं, वो है 17,665 सारस अब मिले हैं। और सन 2022 में कितने थे, 11,275 थे कुल। ठीक है, तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं यूपी की। अब इसमें मैंने एक बात नोट की है स्टूडेंट, राज्य के पक्षी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो यूपी है, तो पहले स्टूडेंट मैं आपके पूरी डिटेल बताती हूँ। जो यूपी की जो कैपिटल वो क्या है, लखनऊ है। यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। और स्टूडेंट जो इसका राजकीय पक्षी है वो सारस है, इसलिए यहाँ पे मैंने नोट किया है अलग से कि राजकीय पक्षी सारस का कुनबा बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। और यहाँ पे जो राजकीय पेड़ है वो है अशोक का पेड़ है स्टूडेंट। ठीक है, और इसका जो राजकीय फूल है वो पलाश का फूल है। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रही हूँ स्टूडेंट, जो यूपी टेट एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो उसमें पूछे जाते हैं और वो हर साल आता है एग्जाम, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे 26 जून सन 2022 से कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट, ताकि मैं आगे आपके लिए काम कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। और स्टूडेंट किसी भी टॉपिक पर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मैं एक बात को फिर से रिकॉल कर रही हूँ स्टूडेंट, सब पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, पीडीएफ से ज़्यादा बेनिफिशियल ये क्लास है। ये क्लास इतनी बड़ी नहीं होती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको हैंड टू हैंड याद करा दूँ, और आई होप आपको जिस हिसाब से मैं समझाती हूँ उससे उस हिसाब से आपको समझ में भी आ जाए और याद हो जाए, क्योंकि पीडीएफ में आपको वो पूरी बातें नहीं मिलेंगी जो मैं अपने पास से भी इन्फॉर्मेशन इसमें देती हूँ। तो प्लीज़ मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप क्लास अटेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।